नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जाहिर सी बात है, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में जो 75 साल का सफ़र रहा है, संसदीय व्यवस्था से कैसा रहा, कैसे हम आगे चले, कैसे आज लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी है, ये ऐसे सवाल हैं जिन पे आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ हैं। जावड़ेकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और बीएसपी के सांसद श्याम सिंह यादव जी हमारे साथ हैं। श्याम सिंह यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद, संविधान के जानकार केटीएस तुलसी जी हमारे साथ हैं। केटीएस तुलसी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत में प्रकाश जावड़ेकर जी से करूँगा। जावड़ेकर जी, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस सफ़र में अगर हम बात संसदीय व्यवस्था की करें, संविधान की करें, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 2 उदाहरण मैं दिखाना चाहूँगा, आपके सामने भी रखना चाहूँगा। एक तरफ जब देश आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान बना, जिसकी अवधारणा, जिसकी पहचान धर्म बना, और भारत का जो पहचान बना, इंडिया की जो पहचान बना, वो संविधान बना। आप कैसे देखते हैं? ये निश्चित है कि भारत आज भी 75 साल के बाद वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। अनेक देश हमने देखे हैं कि जो आज़ादी के बाद थोड़ा समय लोकतांत्रिक रहे जी, बाद में लोकतांत्रिक नहीं रहे, तो यहाँ सभी पार्टियों की सत्ता आके गई, फिर भी हम डेमोक्रेसी में रहे। एक 75 का अपवाद है कि जहाँ इमरजेंसी में लोकतंत्र के सारे अधिकार छीन लिए थे, लेकिन लोगों ने प्रयास किया। लोग बहुत समझदार होते हैं और इसलिए डेमोक्रेसी रही, यह हमारी पहली सफलता है। वो संविधान पर रही, और संविधान सभा की जो चर्चाएं हैं जी, वो जितना हम पढ़ेंगे, कितना देश के सभी नेताओं ने इकट्ठा बैठकर क्या क्या अच्छा विचार किया और किस कल्पना से ये लाया। देखो, अमेरिका जैसे देश में भी अनेक अधिकार, ब्लैक को वोटिंग का अधिकार नहीं था, 1960 में मिला जी। हमारे यहाँ पहले दिन से सबको अधिकार है वोटिंग का, और लोग 80% वोटिंग होता है। ये भी एक अजूबा लगता है लोगों को, क्योंकि विदेशों में अनेक जगह 40-45% वोटिंग होता है जी। तो ये जो है भारतीय और इतने राज्यों में इतने सत्ता बदलाव किए, लोग सत्ता को आकलन करते रहते हैं। तो मुझे लगता है लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी और भारत के 75 साल के आज़ादी की यात्रा का यह सबसे बड़ा अहम पहलू है जी। और हमने व्यवस्थाएं तैयार की, और व्यवस्थाओं के साथ साथ संसद भी केवल खानापूर्ति नहीं है। यहाँ लगातार सभी विषयों पर चर्चा होती है जी, और चर्चा अच्छी होती है, सार्थक होती है जी। हमारा एक सपना रहा कि 100 दिन चलना चाहिए। मैं जब विधायक था तब से ये बात चलती रही, लेकिन पहले भी नहीं होता था और अभी भी यहाँ ये नहीं हो रहा है जी। बाकी राज्यों में तो लगभग एक सप्ताह के 3 अधिवेशन होते हैं, तो ये जरा निश्चित एक कमी है जी। अनेक छोटे देशों में मैं गया हूँ जहाँ 200 दिन भी चलता है जी। सारे वर्किंग। मैं इस पहलू को आपसे समझने की और कोशिश करूंगा, क्योंकि आपने लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी की बात की, और लोकतंत्र में अगर हमारी चुनावी व्यवस्था है उसमें लोगों की भागीदारी बड़ी है। 75 साल का जो ये सफ़र रहा है, लेकिन आपने संसद की बात की कि संसद में कामकाज होता है। श्याम सिंह यादव जी, अगर बात राजकाज की जाए तो राजकाज इसी संसद से चलता है, कानून इसी संसद में बनते हैं। संसदीय व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? जो सफ़र रहा है संसदीय व्यवस्था का 75 साल का, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो हमने एक सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाए, और भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान उनकी अगुवाई में बना, वो हिंदुस्तान का संविधान एक बेहतरीन संविधान है जी।
तब से लेकर के आज 75 साल हुआ है, हमने बहुत तरक्की किया है। हमने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किया है, हमने साइंस के क्षेत्र में किया है, हमने डिफेंस के क्षेत्र में किया है, क्या हर जगह हमने बहुत तरक्की किया है। लेकिन हमारे ही कुछ पड़ोसी मुल्क हैं, मैं आपको एक ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि चाइना भी हमसे बाद में आज़ाद हुआ, लेकिन वो हमसे आज बहुत ज़्यादा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की किया है। तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे में क्या खामियां हैं, जिसको कि हम दूर करके, और सभी लोग, सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग, सभी मिल करके आगे बढ़ें, उनको दूर करके, और देश की तरक्की में सभी लोग हाथ बटाएं। अब आप रही जो संसद की बात, तो मैं समझता हूं कि हमारे संविधान की वजह से और हमारे लोगों के दिलो दिमाग में एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी की, प्रजातंत्र की एक डीएनए है, एक जहन में है उनके। क्योंकि जैसा हम लोग सुनते आए हैं, अभी भाई जावड़ेकर साहब ने कहा कि वो 1977 में इमरजेंसी लगी जी। अब इमरजेंसी किन हालातों में लगी है, वंस अपॉन ए टाइम, एक मैं तो समझता हूँ कि एक जो भी कोई डिसीजन था, डिसीजन तो अच्छा नहीं था, गलत था, लेकिन उसको इस तरह से भी देखना चाहिए जो आज आप सवाल कर रहे हैं। तो उसके बावजूद भी हमारी प्रजातंत्र की जड़ें हिली नहीं जी, उससे ज़्यादा मजबूत हुई जी, बिल्कुल। और आज के इस माहौल में ज़रूरत है सबको मिलजुल कर काम करने की। और हमारे संसद में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हम तो देखते आए हैं, सोमनाथ चटर्जी साहब, सुमित्रा महाजन मैडम, मीरा कुमार जी, संगमा साहब, हमने खास तौर से राज्यसभा के चेयरपर्सन को की तरफ तो कम ध्यान था, लेकिन लोकसभा में को मैं बहुत फॉलो करता था। सब एक से एक बेहतरीन और काबिल हमारे स्पीकर हुए हैं, जिन्होंने संसद को इस तरह से चलाया कि लोकसभा, प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत हुई। और पाकिस्तान से हमारी तुलना करना तो बहुत बेईमानी है। वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, रोज़ कूप हो जाते हैं, कोई सत्ता पलट के कोई हथियार लेता है, इसी तरह से कई देशों में होता रहता है। लेकिन हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम लोग प्रजातंत्र को इतना मजबूती ढंग से चल रहे हैं। बिल्कुल, बात सवाल तुलना का नहीं है किसी से, लेकिन जिस तरह से हमारा देश इन 75 सालों में लोकतंत्र के साथ, एक संसदीय व्यवस्था के साथ आगे बढ़ा है, वो दुनिया के लिए एक अद्भुत उदाहरण है। चाहे बात चीन की आपने कही या पाकिस्तान की कही, अगर देखा जाए तो भारत के संसदीय लोकतंत्र ने हमारी व्यवस्था को और मजबूत बनाया है, आम आदमी को अधिकार देने का काम किया। KTS तुलसी साहब, इस संसद से तमाम कानून बने, एक लंबा सफ़र रहा है 75 साल का, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस सफ़र को, आम नागरिक के लिहाज से, अधिकारों के लिहाज से, नागरिक के अधिकार के लिहाज से? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देश ने कितनी तरक्की की, ये सिर्फ आर्थिक नहीं है जी, ना सिर्फ पॉलिटिकल है। इसका मापदंड तो ये है कि लोग खुश हैं। कितने % लोग खुश हैं? जिनका पेट नहीं भरता वो तो खुश नहीं है, जिनको नौकरी नहीं मिलती वो खुश नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें ये बात आवश्यक है, जैसे कि जावड़ेकर जी ने और यादव जी ने कहा, कि सबसे बड़ी उपलब्धि देश की लोकतंत्र है। जो लोकतंत्र अंग्रेज़ों ने साउथ ईस्ट एशिया में जितने देश हैं जहाँ पे उन्होंने राज किया और बाद में छोड़ा, वो सब के सब किसी तरह से कोई डिक्टेटरशिप बन गया है, कोई आर्मी ने कंट्रोल कर लिया है। तो सिर्फ आर्थिक मापदंड नहीं हो सकता, लोगों की खुशी किस बात में, जहाँ बेधड़क बिना किसी जुर्म के आम सड़क के ऊपर जा सकें और पेट भर सकें, ये बात तो कम से कम ज़रूरी है। मगर मैं ये समझता हूँ कि
इकोनॉमिक टर्म्स की बजाय अगर हम देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में अपने पहले प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने कहा कि एंड पॉवर्टी, एंड इग्नोरेंस एंड एंड डिजीज़। ये अफसोस की बात है कि आज तक हम इसको सक्रिय नहीं कर सके हैं जी। और वो शायद इसलिए क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ गई कि जितनी भी तरक्की की जाती थी वो एब्जॉर्ब हो जाती थी। एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन ज़्यादा पॉपुलेशन का रेट बहुत बढ़ गया था, तो इसलिए ये शायद संभव नहीं हुई। फिर एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मगर फिर भी हम देखते हैं कि अभी तक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। कुछ कास्ट में नहीं है, कुछ माली हालत ना होने के कहीं एजुकेशन नहीं है इसलिए वो नहीं। मगर हम यूनिवर्सल एजुकेशन नहीं कर सके, यूनिवर्सल हेल्थ ट्रीटमेंट आज तक नहीं कर सके। मगर कम्प्लीटली ये अभी हमारी ये उपलब्धि नहीं कही जा सकती। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जेंडर बायस की वजह से जो महिलाएं हैं जी, उनको बराबर की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, चाहे वो संसद में आने के लिए है, चाहे वो नौकरियों के लिए है, चाहे उनको जो एजुकेशन में वो बराबर नहीं चल पा रहे। आज तक वो बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है जी, मगर आज तक भी हम ये नहीं कह सकते कि इक्वल अपॉर्चुनिटी में कम से कम महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला। जी जी बिल्कुल। प्रकाश जावड़ेकर जी, तमाम मुद्दे हैं ऐसे जो उठते हैं 75 साल के इस सफ़र में, जिसकी तरफ KTS तुलसी जी भी इशारा कर रहे थे। लेकिन बात चाहे शिक्षा के अधिकार की हो या दूसरे ऐसे मुद्दों की हो, इस संसद से वो राह भी निकली। इस संसद ने हर नागरिक का ख्याल रखने की कोशिश भी की। आप कैसे देखते हैं जब हम समानता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं तो मानता हूँ कि हमने 75 साल में बहुत अच्छी तरक्की की है। हाँ, जितना चाहिए था और जैसे चाहिए था वैसे हुआ या वही उतनी हुई कि नहीं, इस पर अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन जहाँ शिक्षा कुछ चंद शहरों में थी, वो आज 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूलें बन गई। आज साक्षरता का रेट 80% से ज़्यादा हो गया। फिर हमारी 12 साल का हमारा जनरल एजुकेशन का लेवल जो 5वीं तक था वो आज 12वीं तक एवरेज हो गया। 12 साल का स्कूलिंग हर एक का होता है कम से कम। तो ये जो होता गया तो ये तरक्की है। स्वास्थ्य में भी आज मोदी जी सरकार ने आयुष्मान योजना लाई, 50 करोड़ लोगों को, और उसमें 4 करोड़ लोगों को मिला कैशलेस ट्रीटमेंट। तो ये एक बड़ी पहल है। उससे ज़्यादा आखिर ये काम केवल एक सरकार नहीं करती, और इसलिए आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि ये आज़ादी के बाद जितने भी सरकारें आई हर एक ने कुछ किया, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हर एक का कंट्रीब्यूशन है। और इसलिए ये जो भारत की विजन क्या है, मुझे कोई पूछेगा लोकतंत्र क्या है, तो मोदी जी ने सभी प्रधानमंत्रियों का जो म्यूजियम बनाया है, ऐसा बहुत कम देशों में होगा, नहीं हुआ है ज़्यादा। क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री हर एक का कंट्रीब्यूशन है, ये दिल में रखे बिना इस तरह का काम नहीं हो सकता। तो मैं मानता हूँ लोकतंत्र का एक मुद्दा आया कि हमारे यहाँ लोगों के जहन में है, ऐसा श्याम जी ने कहा, सही है। क्योंकि भारत में गणतंत्र बहुत पहले से था, हजारों साल की परंपरा हमारी है।
जी और जो भी जितने राज्य थे उस सब में कम अधिक मात्रा में गणतंत्र के सभी प्रकार हमने देखे हैं। जी तो ये भारत के इतिहास का हिस्सा है। जी प्रकाश जी, एक बड़ा मुद्दा रहा है। अगर बात संसद की कार्रवाई की मैं करूं तो उसमें भी कई बार बिल लंबे समय तक अटक जाते हैं। संसदीय कमेटियों की बात है, वो कितनी मुखर हैं, कितनी गतिशील हैं, उसका भी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं संसदीय व्यवस्था पर असर पड़ता है। आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, जो अलग अलग विभागों की संसदीय कमेटियां बनाई गई हैं, मेरा ये ख्याल है, मैं महसूस करता हूं कि वो अपना काम बहुत मेहनत से बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और बिल जल्दी पास होना चाहिए। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि मतलब आज बिल इंट्रोड्यूस करें और कुछ घंटे में उसको बहस करके पूरा समय दिया जाना चाहिए। और जो भी बिल पास करें, पहले जनता में उसको क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं, वो जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबकी राय ली जानी चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा मैं डिफ़र करता हूँ कि बिल जल्दी पास होना चाहिए। जल्दी का मतलब ऐसा नहीं कि खाना बनाना है आज, मतलब बिल को एक पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि बिल एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और दूसरी चीज़, जो भी सत्ताधारी पक्ष है उसको केवल अपने मेजॉरिटियन उस मेजॉरिटी के बल पर, संख्या के आधार पर, अगर वो चाहे कि हम जल्दी से जल्दी जो कुछ भी चाहते हैं वो पास करा लें, तो वो उचित नहीं। जी, और हमने देखा उसको अपोजिशन संसद की में भी हर राय बिल पे लेकर घंटों के, चर्चा होती है। हाँ, रात में आप लोग बैठ के चर्चा करते अपोजिशन हैं। की राय भी जी। लेकर के सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा आज के समय में मैं ये महसूस करता हूँ कि आज हर चीज़ में बहुत जल्दीबाजी की जाती है। बिल एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको बहुत सोच समझ के और सभी स्टेक होल्डर से राय बात लेकर के आगे बढ़ना जी चाहिए। बिल्कुल। केटी तुलसी जी, बात है लोगों की भागीदारी की। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, इस 75 साल के सफ़र में, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में, अगर हम देखते हैं, बात चाहे बिल की हो, किसी विधेयक की बिल हो, सदन में चर्चा की हो, आम आदमी के मुद्दे की हो, इस संसद में, इस संसद की आवाज़ में आम आदमी की जो भागीदारी है, उसको आप कैसे देखते हैं? आम आदमी बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऐसी है जो लिटरेट नहीं है, तो वो भी कुछ समझते हैं मगर एक्टिव पार्टिसिपेशन संभव नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भारतीय अपने आप को हैप्पी कंट्री में रह रहे हैं सोचेंगे, तब असली बदलाव समझा जाएगा कि आ गया। लोग खुश रहें, लोग मेहनत करें और देश के लिए जान दें। जी जी बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं जब हम लोकतंत्र में भागीदारी की बात करते हैं आम लोगों की दृष्टि से, और जो हमारी संसदीय व्यवस्था रही है, इतनी लंबी व्यवस्था, उसका मूल आधार क्या देखते हैं आप? क्योंकि सत्ता यहाँ किसी की बनती है, विपक्ष भी कभी सत्ता में आता है, इस तरह की राजनीति भी हमें देखने को मिलती है। जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा सरकार चुनने में 80% जनता अगर जहां वोटिंग करती हो, इससे ज़्यादा बड़ी भागीदारी नहीं हो सकती। लेकिन अगर सरकार गलत चले तो उसके खिलाफ आंदोलन भी होते हैं और बहुत बार उसका परिणाम भी हुआ है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़ा लिखा भी, अभी तो पढ़े, मैंने कहा साक्षरता 80% हो गया है, लेकिन जो आज कम भी पढ़ा लिखा हो या पहले पढ़ा नहीं था तो भी उसका एक रोबस्ट कॉमन सेंस होता है। और नानी पालखीवाला जी हमेशा कहते थे, इन आवर कंट्री रोबस्ट कॉमन सेंस इज़ मोर इफेक्टिव देन एजुकेटेड इन कैपेसिटी। तो ये जो है कि एक आम आदमी का उसका वाइजनेस, उसकी समझदारी, ये बहुत काम करती है। उसके आधार पे परसेप्शन वो बनाता है और उसके आधार पे सरकार सिलेक्ट करता है। तो ये दूसरा एक, जैसे मुझे बताना है कि संसद में सबसे अच्छा क्या हुआ, तो जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज आई, जी, दैट्स अ रियली गुड स्टेप। यहाँ प्रेस वाले होते हैं, यहाँ कैमरे होते हैं, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी को ध्यान में लेकर
और लोग क्या देख रहे हैं ये देखकर लोग बोलते हैं, तो शोर शराबा होता है। किसी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में शोर शराबा हुआ क्या? जी सब लोग मन की बात करते हैं, सब लोग अपनी अपनी राय रखते हैं और लगभग सब मिलकर एक राय से रिपोर्ट बनती है और वो 50% से ज़्यादा 70% 80% इतनी सिफारिशें स्वीकार भी होती है। तो द बेस्ट इनोवेशन इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। तो ये मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र को सार्थक बनाता है। अभी अमेरिकन सीनेट के या बाकी कमिटीज़ में तो प्रेस वाले आते हैं, वो यहाँ अभी प्रयोग शुरू करने जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि फिर लोग वही राजनीतिक स्टैंड लेके बोलते रहेंगे। जी तो आज जो चल रहा है वो ठीक है। टीटीएस तुलसी साहब, जब हम संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि जो हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं उसमें न्यायपालिका भी आती है, न्याय की बात भी आती है, कानून बन जाते हैं संसद से, लेकिन बात न्यायपालिका की भी आती है। शिक्षा की बात आपने प्रकाश जावड़ेकर जी की, आज़ादी के समय करीब 18% के आसपास शिक्षा हमारी जो दर थी, साक्षरता दर थी, उसके आसपास थी। आज 80% है, जो ये बताता है देश ने शिक्षा के क्षेत्र में कितनी तरक्की की है। लेकिन सवाल न्यायपालिका का है, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि जब तक जो गरीब से गरीब आदमी है उसका केस पहले नहीं होएगा तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता। अमीर लोग जो हैं, कॉरपोरेट्स हैं, ये इंतज़ार कर सकते हैं, मगर जैसे जस्टिस कृष्णा अय्यर कहते थे कि जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है उसको भी न्याय मिलना चाहिए। जी, अगर न्याय देने में 5 साल लग जाएं, 10 साल लग जाएं, कुछ ऐसे केस हैं जिसमें 10 से भी ज़्यादा 15-20 साल लग जाते हैं, वो न्याय उसको कह ही नहीं सकते। न्याय वो है जो जिस वक़्त ज़रूरत है किसी को, उस वक़्त उसकी आह का इंतज़ाम करे कोई। तो ये जो न्यायपालिका को उनको ये मालूम है कि बहुत तेज़ी से करने की आवश्यकता है न्याय की प्रावधान, मगर अगर नहीं हो रहा तो सरकार को सोचना चाहिए कि जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, जी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, ताकि न्यायपालिका जल्दी से जल्दी न्याय प्रदान कर सके। वो न्याय जो उन्होंने करना है वो गरीब आदमियों के लिए बिल्कुल ही और कोई रास्ता नहीं जब होता, तो अदालत का दरवाज़ा खड़काया जा सकता है। जाहिर तौर पे न्यायपालिका की दृष्टि से भी हमने काफ़ी पारदर्शिता के साथ एक सफ़र को तय किया है आज़ादी के इस 75 वर्ष में, जब हम मना रहे हैं अमृत महोत्सव। लेकिन जनप्रतिनिधियों की भागीदारी का एक सवाल आता है, एक मुद्दा आता है, क्योंकि हमारी संसदीय व्यवस्था को जनप्रतिनिधि ही मजबूत बनाते हैं। जनता और संसद के बीच जनप्रतिनिधि एक भूमिका खुल के निभाते हैं। आप कैसे देखते हैं उस भूमिका को, क्योंकि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में वो खास तौर पर महत्वपूर्ण? हमने 75 साल में बहुत कुछ पाया है। जैसे आप देखिए, पहले अनाज इतना नहीं पैदा होता था, हम अमेरिका से इंपोर्ट होता था। आज हम अनाज पैदा करने में सक्षम हैं, न कि सक्षम है खुद खाने के लिए, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसी तरह से दूध नहीं होता था, तो वाइट रिवोल्यूशन जो हुआ उसकी वजह से आज हम दूध भी है। तो बहुत मूवमेंट चले हैं, तरह तरह के कोऑपरेटिव मूवमेंट चला है। और हमारे प्रजातंत्र में ये जो लोकल बॉडीज़ का जो इलेक्शंस पूरे देश में, हर प्रदेश में होना शुरू किया है, उसने भी प्रजातंत्र की जड़ों को बहुत मजबूत किया है। लेकिन हम काफ़ी दूर तक आए हैं और अभी हमको बहुत दूर तक जाना है। प्रकाश जावड़ेकर जी, जनप्रतिनिधियों की भूमिका एक अहम मुद्दा ये भी रहा है, और साथ में 25 साल आगे का एक विज़न, देश आगे कैसे बढ़े इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में, क्योंकि हम बात आगे की सोच के चल रहे हैं। 25 साल का एक लक्ष्य है, आप कैसे देखते हैं आगे की राह? मुझे लगता है कि आने वाले 25 साल, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक अमृत काल रहने वाला है, क्योंकि आज दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था अपने इमर्जिंग इकोनॉमीज में भारत है, और लगातार ऑल फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ठीक तरीके से हम चलाते हैं
तो ये अर्थव्यवस्था आज 6 नंबर की है, वो 3 नंबर की भी हो सकती है। और वो होने से हर एक की आय बढ़ती है, हर एक की समृद्धि बढ़ती है, हर एक को शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर सब अच्छा मिलने लगता है। आखिर सरकार के पास भी तो पैसे चाहिए, तभी तो होता है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था का विकास, यही रोजगार की गारंटी है, यही देश के तरक्की की गारंटी है। और वो होगा, और हम 5 ट्रिलियन का कहा है वो भी होगा, लेकिन दुनिया की तीसरी विश्व स्तर की अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। मुझे लगता है यही भारत की विजन है। और जब हम 100 साल मनाएंगे 2047 में, तो लोगों का सहभाग से ही वो अच्छा होता है। और आज जिस तरह का जुनून हर घर तिरंगा अभियान में पूरे देश भर में मिल रहा है, वो बहुत देखने लायक है। और हम देखेंगे 11 से 15 तारीख तक सब लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे। यह हमारी देश की विरासत है। जी बिल्कुल, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से ही लोकतंत्र और सुंदर होता है, मजबूत होता है। 75 साल का जो ये सफ़र है आज़ादी का, इसमें हर सरकार ने लोगों को अधिकार देने की कोशिश की है, चाहे बात शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो। और आगे का जो एक लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, ये भी एक महत्वपूर्ण सफ़र आगे का भी रहेगा। तो प्रकाश जावड़ेकर जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम सिंह जी, KTS तुलसी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।